लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो डी सेर पिएरो दा विंची बी 15 अप्रैल 1452 2 मई 1519 उच्च पुनर्जागरण के एक इतालवी बहुश्रुत थे जो एक चित्रकार, ड्राफ्ट्समैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सिद्धांतकार, मूर्तिकार और वास्तुकार के रूप में सक्रिय थे। जबकि उनकी प्रसिद्धि शुरू में एक चित्रकार के रूप में उनकी उपलब्धियों पर टिकी हुई थी, वह अपनी नोटबुक के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानचित्रकला, चित्रकला और जीवाश्म विज्ञान सहित विभिन्न विषयों पर चित्र और नोट्स बनाए। लियोनार्डो को व्यापक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है जो पुनर्जागरण मानवतावादी आदर्श का प्रतीक है, और उनके सामूहिक कार्यों में बाद की पीढ़ियों के कलाकारों का योगदान शामिल है जो केवल उनके युवा समकालीन माइकलएंजेलो से मेल खाते हैं। एक सफल नोटरी और एक निम्नवर्गीय महिला के घर या विंची के निकट विवाह के बाद जन्मे, उनकी शिक्षा फ्लोरेंस में इतालवी चित्रकार और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोकियो द्वारा हुई थी। उन्होंने अपना करियर शहर में शुरू किया, लेकिन फिर मिलान में लुडोविको स्फोर्जा की सेवा में काफी समय बिताया। बाद में उन्होंने फ्लोरेंस और मिलान में फिर से काम किया, साथ ही कुछ समय के लिए रोम में भी काम किया, और इस दौरान बड़ी संख्या में नकलचियों और छात्रों को आकर्षित किया। फ्रांसिस प्रथम के निमंत्रण पर उन्होंने अपने अंतिम 3 वर्ष फ्रांस में बिताए, जहां 1519 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद से ऐसा कोई समय नहीं आया जब उनकी उपलब्धियां, विविध रुचियां, व्यक्तिगत जीवन और अनुभवजन्य सोच रुचि पैदा करने में विफल रही हों, और प्रशंसा जिससे वह संस्कृति में बार बार नामित और विषय बन गया। लियोनार्डो को कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक के रूप में पहचाना जाता है, और अक्सर उन्हें उच्च पुनर्जागरण के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। कई खोए हुए कार्यों और 25 से कम जिम्मेदार प्रमुख कार्यों के बावजूद कई अधूरे कार्यों सहित उन्होंने पश्चिमी कला में कुछ सबसे प्रभावशाली पेंटिंग बनाई। उनकी महान कृति मोनालिसा उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, और अक्सर इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग माना जाता है। द लास्ट सपर अब तक की सबसे अधिक पुनरुत्पादित धार्मिक पेंटिंग है, और उनकी विट्रुवियन मैन ड्राइंग को एक सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है। 2017 में साल्वेटर मुंडी, जिसका श्रेय पूरी तरह या आंशिक रूप से लियोनार्डो को दिया जाता है, को नीलामी में 450.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा गया, जिसने सार्वजनिक नीलामी में अब तक बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया। अपनी तकनीकी सरलता के लिए प्रतिष्ठित, उन्होंने उड़ने वाली मशीनों, एक प्रकार के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, केंद्रित सौर ऊर्जा, एक अनुपात मशीन जिसका उपयोग एक जोड़ने वाली मशीन में किया जा सकता है, और डबल पतवार की संकल्पना की। उनके जीवन काल के दौरान उनके अपेक्षाकृत कम डिजाइनों का निर्माण किया गया या संभव भी था, क्योंकि पुनर्जागरण के दौरान धातु विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। हालांकि उनके कुछ छोटे आविष्कारों ने विनिर्माण की दुनिया में अप्रत्याशित रूप से प्रवेश किया, जैसे कि एक स्वचालित बोबिन वाइंडर और तार की तन्य शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक मशीन। उन्होंने शरीर रचना विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोडायनामिक्स, भूविज्ञान, प्रकाशिकी और ट्राइबोलॉजी में महत्वपूर्ण खोजें की, लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित नहीं किया और बाद के विज्ञान पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। बायोग्राफी। अर्ली लाइफ 1452 से 1472। बर्थ एंड बैकग्राउंड। लियोनार्डो दा विंची, उचित नाम लियोनार्डो डी सेर पिएरो दा विंची बी लियोनार्डो विंची से सेर पिएरो का बेटा, का जन्म 15 अप्रैल 1452 को या उसके करीब हुआ था। विंची का टस्कन पहाड़ी शहर फ्लोरेंस से 20 मील दूर। उनका जन्म पिएरो दा विंची, सेर पिएरो दा विंची डी एंटोनियो डी सेर पिएरो डी सेर गुइडो 1426 से 1504 एक फ्लोरेंटाइन कानूनी नोटरी से हुआ था, और कैटरीना डी मेयो लिप्पी सी 1434 से 1494 निम्न वर्ग से।
यह अनिश्चित है कि लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था। इतिहासकार इमानुएल रेपेटी द्वारा दर्ज की गई एक स्थानीय मौखिक परंपरा से पारंपरिक विवरण यह है कि उनका जन्म एंचियानो में हुआ था, जो एक ऐसा ग्रामीण गांव था जो नाजायज जन्म के लिए पर्याप्त गोपनीयता प्रदान करता था। हालांकि यह अभी भी संभव है कि उनका जन्म यहीं हुआ हो। फ्लोरेंस में एक घर जो सेर पिएरो के पास लगभग निश्चित रूप से था। लियोनार्डो के माता पिता दोनों ने उनके जन्म के 1 साल बाद अलग अलग शादी की। कैटरीना, जो बाद में लियोनार्डो के नोट्स में केवल कैटरीना या कैटलिना के रूप में दिखाई देती है, आमतौर पर कैटरीना बूटी डेल वेका के रूप में पहचानी जाती है, जिसने स्थानीय कारीगर एंटोनियो डी पिएरो बूटी डेल वेका से शादी की, जिसका उपनाम एल काटाब्रिगा झगड़ालू था। सेर पिएरो ने अल्बिएरा अमाडोरी से शादी की। पिछले साल उसकी मंगनी हुई थी और 1464 में उसकी मृत्यु के बाद उसने बाद में 3 शादियां की। सभी विवाहों से अंततः लियोनार्डो के 16 सौतेले भाई बहन हुए, जिनमें से 11 शैशवावस्था में जीवित रहे, जो उनसे बहुत छोटे थे। अंतिम का जन्म तब हुआ था जब लियोनार्डो 46 वर्ष के थे और जिनके साथ उनका बहुत कम संपर्क था। लियोनार्डो के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी है और बहुत कुछ मिथकों में छिपा हुआ है। आंशिक रूप से 16वीं शताब्दी के कला इतिहासकार जियोर्जियो वासारी द्वारा लिखित सबसे उत्कृष्ट चित्रकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों 1550 के अपोक्रिफल जीवन में उनकी जीवनी के कारण कर रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि कम से कम 1457 तक वह अपने दादा एंटोनियो दा विंची के घर में रहता था, लेकिन यह संभव है कि उसने उससे पहले के वर्ष विंची में अपनी मां की देखभाल में बिताए थे। सैन पेंटालेओन के पल्ली में या तो एंचियानो या कैंपो जेप्पी। ऐसा माना जाता है कि वह अपने चाचा फ्रांसिस्को दा विंची के करीबी थे, लेकिन उनके पिता शायद ज्यादातर समय फ्लोरेंस में रहते थे। सेर पिएरो, जो नोटरी की एक लंबी श्रृंखला के वंशज थे, ने कम से कम 1469 तक फ्लोरेंस में एक आधिकारिक निवास स्थापित किया और एक सफल कैरियर बनाया। अपने पारिवारिक इतिहास के बावजूद लियोनार्डो ने केवल स्थानीय लेखन, पढ़ने और गणित में बुनियादी और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की, संभवतः क्योंकि उनकी कलात्मक प्रतिभा को जल्दी ही पहचान लिया गया था। इसलिए उनके परिवार ने अपना ध्यान वहां केंद्रित करने का निर्णय लिया। बाद में जीवन में लियोनार्डो ने अपनी प्रारंभिक स्मृति को अब कोडेक्स अटलांटिकस में दर्ज किया। पक्षियों की उड़ान पर लिखते समय उन्हें एक शिशु की याद आई जब एक पतंग उनके पालने में आई और अपनी पूंछ से अपना मुंह खोला। टिप्पणीकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह किस्सा वास्तविक स्मृति थी या कल्पना। वेरोकियो की कार्यशाला। 1460 के दशक के मध्य में लियोनार्डो का परिवार फ्लोरेंस चला गया, जो उस समय ईसाई मानवतावादी विचार और संस्कृति का केंद्र था। लगभग 14 साल की उम्र में वह एंड्रिया डेल वेरोकियो की कार्यशाला में एक गार्जोन स्टूडियो बॉय बन गए, जो अपने समय के प्रमुख फ्लोरेंटाइन चित्रकार और मूर्तिकार थे। यह वेरोकियो के गुरु महान मूर्तिकार डोनाटेलो की मृत्यु के समय के बारे में था, जब लियोनार्डो 17 साल की उम्र में प्रशिक्षु बन गए और 7 साल तक प्रशिक्षण में रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षित या इससे जुड़े अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों में घिरलैंडायो, पेरुगिनो, बोटिसेली और लोरेंजो डी क्रेडी शामिल हैं। लियोनार्डो को सैद्धांतिक प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराया गया था, जिसमें ड्राफ्टिंग, रसायन विज्ञान, धातु का काम, प्लास्टर कास्टिंग, चमड़े का काम, यांत्रिकी और लकड़ी का काम, साथ ही कलात्मक कौशल भी शामिल था। ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और मॉडलिंग का कौशल। लियोनार्डो बोटिसेली, घिरालंडाइयो और पेरुगिनो के समकालीन थे, जो उनसे थोड़े बड़े थे। वह उनसे वेरोकियो की कार्यशाला में या मेडिसी की प्लेटोनिक अकादमी में मिले होंगे। फ्लोरेंस को डोनाटेलो के समकालीन मासासियो जैसे कलाकारों के कार्यों से अलंकृत किया गया था, जिनके अलंकारिक भित्तिचित्र यथार्थवाद और भावना से भरे हुए थे।
और घिबरती, जिनके स्वर्ग के द्वार सोने की पत्ती से चमकते थे, ने जटिल आकृति रचनाओं को विस्तृत के साथ संयोजित करने की कला प्रदर्शित की थी। वास्तुशिल्प पृष्ठभूमि। पिएरो डेला फ्रांसिस्का ने परिप्रेक्ष्य का विस्तृत अध्ययन किया था और वह प्रकाश का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले चित्रकार थे। इन अध्ययनों और लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी के ग्रंथ डी पिक्टुरा का युवा कलाकारों और विशेष रूप से लियोनार्डो की अपनी टिप्पणियों और कलाकृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वेरोकियो की कार्यशाला में अधिकांश पेंटिंग उनके सहायकों द्वारा बनाई गई थी। वासारी के अनुसार लियोनार्डो ने द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट सी 1472 से 1475 में वेरोकियो के साथ मिलकर यीशु के वस्त्र धारण करने वाले युवा देवदूत को अपने स्वामी से इतनी बेहतर कुशलता से चित्रित किया कि वेरोकियो ने कथित तौर पर अपना ब्रश नीचे रख दिया और फिर कभी पेंटिंग नहीं की बाद वाला दावा संभवतः अप्रामाणिक है। ऑल पेंट की नई तकनीक ज्यादातर टेम्पेरा कार्य वाले क्षेत्रों में लागू की गई थी, जिसमें परिदृश्य भूरी पहाड़ी धारा के माध्यम से देखी जाने वाली चट्टानें और यीशु की अधिकांश आकृतियां शामिल थीं, जो लियोनार्डो के हाथ का संकेत देती थीं। इसके अतिरिक्त लियोनार्डो वेरोकियो के 2 कार्यों के लिए एक मॉडल रहे होंगे, बारगेलो में डेविड की कांस्य प्रतिमा और टोबियास एंड द एंजल में महादूत राफेल। वासारी एक बहुत ही युवा व्यक्ति के रूप में लियोनार्डो की एक कहानी बताता है। एक स्थानीय किसान ने खुद के लिए एक गोल बकलर ढाल बनाई और अनुरोध किया कि सेर पिएरो इसे उसके लिए चित्रित करे। मेडुसा की कहानी से प्रेरित लियोनार्डो ने आग उगलते एक राक्षस की पेंटिंग बनाई जो इतनी भयानक थी कि उसके पिता ने किसान को देने के लिए एक अलग ढाल खरीदी और लियोनार्डो को 100 डुकाट के लिए एक फ्लोरेंटाइन कला डीलर को बेच दिया, जिसने बदले में उसे बेच दिया। यह मिलान के ड्यूक को प्रथम फ्लोरेंटाइन काल 1472 C.1482 1472 तक 20 साल की उम्र में लियोनार्डो ने सेंट ल्यूक के गिल्ड कलाकारों और चिकित्सा के डॉक्टरों के गिल्ड में मास्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की, लेकिन उनके पिता द्वारा उन्हें अपनी कार्यशाला में स्थापित करने के बाद भी वेरोकियो के प्रति उनका लगाव बना रहा। ऐसा था कि वह उनके साथ सहयोग करता रहा और रहता रहा। लियोनार्डो का सबसे पुराना ज्ञात कार्य अर्नो घाटी का 1473 का कलम और स्याही से बनाया गया चित्र है, नीचे देखें। वसारी के अनुसार युवा लियोनार्डो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्नो नदी को फ्लोरेंस और पीसा के बीच एक नौगमय चैनल बनाने का सुझाव दिया था। जनवरी 1478 में लियोनार्डो को पलाज़्जो वेक्चियो में सेंट बर्नार्ड के चैपल के लिए एक वेदी के टुकड़े को चित्रित करने के लिए एक स्वतंत्र कमीशन प्राप्त हुआ, जो वेरोक्चियो के स्टूडियो से उनकी स्वतंत्रता का संकेत था। एक अनाम प्रारंभिक जीवनी लेखक, जिसे एनोनिमो गैडियानो के नाम से जाना जाता है, का दावा है कि 1480 में लियोनार्डो मेडिसी के साथ रह रहे थे और अक्सर पियाज़ा सैन मार्को फ्लोरेंस के बगीचे में काम करते थे, जहां मेडिसी द्वारा आयोजित कलाकारों, कवियों और दार्शनिकों की एक नियोप्लाटोनिक अकादमी की बैठक हुई थी। मार्च 1481 में उन्हें द एडोरेशन ऑफ द मैगी के लिए स्कोपेटो में सैन डोनाटो के भिक्षुओं से एक कमीशन प्राप्त हुआ। इनमें से कोई भी प्रारंभिक कमीशन पूरा नहीं हुआ था। जब लियोनार्डो ड्यूक ऑफ मिलान लुडोविको सेफोर्जा को अपनी सेवाएं देने गए तो उन्हें छोड़ दिया गया। लियोनार्डो ने सफोर्जा को एक पत्र लिखा जिसमें उन विविध चीजों का वर्णन किया गया था जो वह इंजीनियरिंग और हथियार डिजाइन के क्षेत्र में हासिल कर सकते थे, और उल्लेख किया कि वह पेंटिंग कर सकते थे। वह अपने साथ घोड़े के सिर के आकार का एक चांदी का तार वाला वाद्य यंत्र या तो एक वीणा या वीणा लेकर आया था। अल्बर्टी के साथ लियोनार्डो ने मेडिसी के घर का दौरा किया और उनके माध्यम से पुराने मानवतावादी दार्शनिकों को जाना, जिनमें से मार्सिग्लियो फिकिनो नियोप्लाटोनिज्म के प्रस्तावक थे, शास्त्रीय लेखन पर टिप्पणियों के लेखक क्रिस्टोफोरो लैंडिनो और ग्रीक के शिक्षक और अरस्तु के अनुवादक जॉन अर्गिरोपोलोस सबसे अग्रणी थे।
लियोनार्डो के समकालीन प्रतिभाशाली युवा कवि और दार्शनिक पिको डेला मिरांडोला भी प्लेटोनिक एकेडमी ऑफ द मेडिसी से जुड़े थे। 1482 में लियोनार्डो को लोरेंजो डी मेडिसी ने लुडोविको इल मोरो में एक राजदूत के रूप में भेजा था, जिन्होंने 1479 और 1499 के बीच मिलान पर शासन किया था। प्रथम मिलानी काल लगभग 1482 से 1499। लियोनार्डो ने 1482 से 1499 तक मिलान में काम किया। उन्हें बेदाग गर्भाधान के संघ के लिए वर्जिन ऑफ द रॉक्स और सांता मारिया डेले ग्राजी के मठ के लिए द लास्ट सपर को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1485 के वसंत में लियोनार्डो ने राजा मैथियास कोर्विनस से मिलने के लिए स्फोर्जा की ओर से हंगरी की यात्रा की और उनके द्वारा मैडोना को चित्रित करने का आदेश दिया गया। 1490 में उन्हें पाविया के गिरजाघर के निर्माण स्थल के लिए फ्रांसिस्को डी जियोर्जियो मार्टिनी के साथ एक सलाहकार के रूप में बुलाया गया था और रेजिसोल की अश्वारोही मूर्ति से टकरा गए थे, जिसका उन्होंने एक स्केच छोड़ा था। लियोनार्डो को सफोर्जा के लिए कई अन्य परियोजनाओं पर नियुक्त किया गया था, जैसे विशेष अवसरों के लिए झांकियों और प्रतियोगिताओं की तैयारी, मिलान कैथेड्रल के लिए गुंबद को डिजाइन करने की एक प्रतियोगिता के लिए एक ड्राइंग और लकड़ी का मॉडल, और लुडोविको के पूर्ववर्ती फ्रांसिस्को सेफोर्जा के विशाल घुड़सवारी स्मारक का एक मॉडल। यह आकार में पुनर्जागरण की केवल 2 बड़ी अश्वारोही मूर्तियों, पडुआ में डोनाटेलो की गट्टा मिल्टा और वेनिस में वेरोकियो की बार्टोलोमियो कोलेओनी से अधिक हो गई होगी, और इसे ग्रैंड कैवलो के नाम से जाना जाने लगा। लियोनार्डो ने घोड़े के लिए एक मॉडल पूरा किया और इसकी ढलाई के लिए विस्तृत योजना बनाई, लेकिन नवंबर 1494 में लुडोविको ने चार्ल्स 8वीं से शहर की रक्षा के लिए तोप के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपने बहनोई को धातु दे दी। फ्रांस की समसामयिक पत्राचार रिकॉर्ड करता है कि लियोनार्डो और उनके सहायकों को सफोर्जा कैसल में साला डेले असे को चित्रित करने के लिए मिलान के ड्यूक द्वारा नियुक्त किया गया था। 1498 यह परियोजना एक ट्रॉम्पेलोइल सजावट बन गई, जिसने महान हॉल को 16 शहतूत के पेड़ों के अंतःस्थापित अंगों द्वारा निर्मित एक पेरगोला जैसा बना दिया, जिसकी छतरी में पत्तियों और गांठों की एक जटिल भूल भुलिया शामिल थी। छत दूसरा फ्लोरेंटाइन काल 1500 से 1508। जब 1500 में फ्रांस ने लुडोविको सेफोर्जा को उखाड़ फेंका, तो लियोनार्डो अपने सहायक सालाओ और मित्र गणितज्ञ लुका पैसियोली के साथ मिलान से वेनिस भाग गए। वेनिस में लियोनार्डो एक सैन्य वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, जो शहर को नौसैनिक हमले से बचाने के तरीके तैयार करते थे। 1500 में फ्लोरेंस लौटने पर वह और उनका परिवार सेंटिसिमा अन्नुंजियाता के मठ में सर्वाइट भिक्षुओं के मेहमान थे और उन्हें एक कार्यशाला प्रदान की गई थी, जहां वसारी के अनुसार लियोनार्डो ने द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट का कार्टून बनाया था। एनी और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट एक ऐसा काम जिसने इतनी प्रशंसा हासिल की कि पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े इसे देखने के लिए उमड़ पड़े, मानो वे किसी गंभीर उत्सव में जा रहे हों। 1502 में सेसेना में लियोनार्डो ने पोप अलेक्जेंडर 6 के बेटे सेसरे बोर्गिया की सेवा में प्रवेश किया, एक सैन्य वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में कार्य किया और अपने संरक्षक के साथ पूरे इटली की यात्रा की। लियोनार्डो ने उनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए सेसारे बोर्गिया के गढ़ का नक्शा, इमोला की एक नगर योजना बनाई। इसे देखते हुए सेसरे ने लियोनार्डो को अपने मुख्य सैन्य इंजीनियर और वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया। बाद में वर्ष में लियोनार्डो ने अपने संरक्षक के लिए एक और नक्शा बनाया, चियाना घाटी, टस्कनी का एक नक्शा, ताकि उनके संरक्षक को भूमि का बेहतर कवरेज और अधिक रणनीतिक स्थिति मिल सके। उन्होंने इस मानचित्र को समुद्र से फ्लोरेंस तक एक बांध बनाने की अपनी अन्य परियोजना के साथ मिलकर बनाया, ताकि सभी मौसमों के दौरान नहर को बनाए रखने के लिए पानी की आपूर्ति की अनुमति मिल सके। लियोनार्डो ने बोर्गिया की सेवा छोड़ दी थी
और 1503 की शुरुआत में फ्लोरेंस लौट आए थे, जहां वह उसी वर्ष 18 अक्टूबर को सेंट ल्यूक के गिल्ड में फिर से शामिल हो गए। इसी महीने तक लियोनार्डो ने मोना लिसा की मॉडल लिसा डेल जियोकोंडो के चित्र पर काम करना शुरू कर दिया था, जिस पर वह अपने अंतिम वर्षों तक काम करना जारी रखेंगे। जनवरी 1504 में वह उस समिति का हिस्सा थे जो यह सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी कि माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ रखी जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने फ्लोरेंस में सिग्नोरिया के लिए द बैटल ऑफ एंघियारी के भित्ति चित्र को डिजाइन करने और पेंटिंग करने में 2 साल बिताए। माइकल एंजेलो ने इसके साथी टुकड़े द बैटल ऑफ कैसिना को डिजाइन किया। 1506 में लियोनार्डो को शहर के कार्यवाहक फ्रांसीसी गवर्नर चार्ल्स द्वितीय डियम्बोइस द्वारा मिलान में बुलाया गया था। वहां लियोनार्डो ने एक अन्य शिष्य काउंट फ्रांसिस्को मेल्जी, जो एक लोम्बार्ड अभिजात का बेटा था, से मुलाकात की, जिसे उनका पसंदीदा छात्र माना जाता है। लोरेंस की परिषद चाहती थी कि लियोनार्डो एंघियारी की लड़ाई को समाप्त करने के लिए तुरंत लौट आएं, लेकिन लुई 12 के आदेश पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिन्होंने कलाकार को कुछ चित्र बनाने के लिए नियुक्त करने पर विचार किया। हो सकता है कि लियोनार्डो ने डियम्बोइस की घुड़सवारी आकृति के लिए एक परियोजना शुरू की हो। एक मोम का मॉडल जीवित है, और यदि वास्तविक है तो लियोनार्डो की मूर्तिकला का एकमात्र मौजूदा उदाहरण है। लियोनार्डो अन्यथा अपने वैज्ञानिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। लियोनार्डो के कई प्रमुख शिष्य या तो उन्हें जानते थे या मिलान में उनके साथ काम करते थे, जिनमें बर्नार्डिनो लुइनी, जियोवन्नी एंटोनियो बोल्ट्रफियो और मार्को डी गियोनो शामिल थे। 1507 में लियोनार्डो फ्लोरेंस में अपने भाइयों के साथ अपने पिता की संपत्ति को लेकर विवाद सुलझा रहे थे, जिनकी 1504 में मृत्यु हो गई थी। दूसरा मिलानी काल 1508 से 1513। 1508 तक लियोनार्डो मिलान में वापस आ गए थे और सांता बबीला के पल्ली में पोर्टा ओरिएंटेल में अपने घर में रह रहे थे। 1512 में लियोनार्डो जियान जियाकोमो ट्रेवुल्जियो के लिए एक घुड़सवारी स्मारक की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन स्विस, स्पेनिश और वेनिस सेनाओं के एक संघ के आक्रमण ने इसे रोक दिया, जिसने फ्रांसीसियों को मिलान से खदेड़ दिया। लियोनार्डो 1513 में मेडिसी के वेप्रियो डी अड्डा विला में कई महीने बिताते हुए शहर में रहे। रोम और फ्रांस 1513 से 1519। मार्च 1513 में लोरेंजो डे मेडिसी के बेटे जियोवानी ने पोप पद ग्रहण किया। लियो एक्स के रूप में लियोनार्डो उस सितंबर में रोम गए, जहां पोप के भाई ग्यूलियानो ने उनका स्वागत किया। सितंबर 1513 से 1516 तक लियोनार्डो ने अपना अधिकांश समय अपोस्टोलिक पैलेस के बेल्वेडियर कोर्टयार्ड में रहकर बिताया, जहां माइकल एंजेलो और राफेल दोनों सक्रिय थे। लियोनार्डो को प्रति माह 33 दुकाट का भत्ता दिया जाता था और वसारी के अनुसार एक छिपकली को क्विकसिल्वर में डुबोए गए तराजू से सजाया जाता था। पोप ने उन्हें अज्ञात विषय वस्तु पर एक पेंटिंग कमीशन दिया, लेकिन जब कलाकार ने एक नए प्रकार का वार्निश विकसित करना शुरू किया तो इसे रद्द कर दिया। लियोनार्डो बीमार हो गए, जो संभवतः उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले कई स्ट्रोक में से पहला था। उन्होंने वेटिकन सिटी के गार्डन में वनस्पति विज्ञान का अभ्यास किया और पोप द्वारा पोंटाइन मार्शेस के प्रस्तावित जल निकासी की योजना बनाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वर रज्जु पर एक ग्रंथ के लिए नोट्स बनाते हुए शवों के विच्छेदन भी किए। पोप का पक्ष दोबारा हासिल करने की उम्मीद में उसने इन्हें एक अधिकारी को दे दिया, लेकिन असफल रहा। अक्टूबर 1515 में फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने मिलान पर पुनः कब्जा कर लिया। लियोनार्डो 19 दिसंबर को फ्रांसिस प्रथम और लियो एक्स की बैठक में उपस्थित थे, जो बोलोग्ना में हुई थी। 1516 में लियोनार्डो ने फ्रांसिस की सेवा में प्रवेश किया
उन्हें शाही चेटो डी अम्बोइस में राजा के निवास के पास जागीर घर क्लोस लूस का उपयोग करने की अनुमति दी गई। फ्रांसिस द्वारा बार बार दौरा किए जाने पर उन्होंने एक विशाल महल शहर की योजना बनाई जिसे राजा रोमोरेंटिन में बनाना चाहते थे, और एक यांत्रिक शेर बनाया जो एक प्रतियोगिता के दौरान राजा की ओर चला और एक छड़ी से प्रहार होने पर प्रकट करने के लिए अपनी छाती खोल दी। लिली का एक समूह इस दौरान लियोनार्डो के साथ उनके मित्र और प्रशिक्षु फ्रांसिस्को मेल्जी भी थे और कुल 10,000 स्कूडी की पेंशन द्वारा समर्थित थे। किसी समय मेल्जी ने लियोनार्डो का चित्र बनाया। उनके जीवन काल में ज्ञात अन्य एकमात्र चीजें लियोनार्डो के एक अध्ययन के पीछे एक अज्ञात सहायक द्वारा बनाया गया एक स्केच था, लगभग 1517, और जियोवानी एम्ब्रोगियो फिगिनो द्वारा बनाया गया एक चित्र जिसमें एक बुजुर्ग लियोनार्डो को अपने दाहिने हाथ को कपड़ों में लपेटे हुए दिखाया गया है। अक्टूबर 1517 में लुई डी अरागोन की यात्रा के रिकॉर्ड के अलावा आर्क लियोनार्डो के 65 साल की उम्र में उनके दाहिने हाथ के लकवाग्रस्त होने के विवरण की पुष्टि करता है, जो यह संकेत दे सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मोनालिसा जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ दिया। अंततः बीमार होने और कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने तक उन्होंने कुछ क्षमता पर काम करना जारी रखा। मौत लियोनार्डो की 2 मई 1519 को 67 वर्ष की आयु में संभवतः स्ट्रोक के कारण क्लोस लूसे में मृत्यु हो गई। फ्रांसिस में एक करीबी दोस्त बन गया था। वासारी ने लियोनार्डो को अपनी मृत्यु शैया पर पश्चाताप से भरे हुए विलाप के रूप में वर्णित किया है कि उसने अपनी कला का अभ्यास करने में असफल होकर भगवान और मनुष्यों के खिलाफ अपमान किया था जैसा कि उसे करना चाहिए था। वसारी का कहना है कि अपने अंतिम दिनों में लियोनार्डो ने अपना अपराध स्वीकार करने और पवित्र संस्कार प्राप्त करने के लिए एक पुजारी को बुलाया। वसारी ने यह भी दर्ज किया है कि लियोनार्डो की मृत्यु के समय राजा ने उनका सिर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। हालांकि यह कहानी तथ्य के बजाय किंवदंती हो सकती है। उनकी इच्छा के अनुसार टेपर लेकर 60 भिखारी लियोनार्डो के ताबूत के पीछे चले गए। एल्जी प्रमुख उत्तराधिकारी और निष्पादक थे, जो धन के साथ साथ लियोनार्डो की पेंटिंग, उपकरण, पुस्तकालय और व्यक्तिगत सामान भी प्राप्त करते थे। लियोनार्डो के अन्य लंबे समय के शिष्य और साथी सालाओ और उनके नौकर बैप्टिस्टा डी विलानिस, प्रत्येक को लियोनार्डो के अंगूर के बागों का आधा हिस्सा मिला। उसके भाइयों को जमीन मिली और उसकी सेवा करने वाली महिला को फरलाइन वाला लबादा मिला। 12 अगस्त 1519 को लियोनार्डो के अवशेषों को चैटो डी अम्बोइस में सेंट फ्लोरेंटिन के कॉलेजिएट चर्च में दफनाया गया था। लियोनार्डो की मृत्यु के लगभग 20 साल बाद फ्रांसिस्को सुनार और मूर्तिकार बेनवेन्यूटो सेलिनी ने यह कहते हुए रिपोर्ट किया था, दुनिया में कभी कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं हुआ जो लियोनार्डो जितना जानता था। पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में इतना नहीं जानता था। वह बहुत महान दार्शनिक थे। सलाओ या इल सलैनो द लिटिल अनक्लीन वन यानी शैतान ने 1490 में एक सहायक के रूप में लियोनार्डो के घर में प्रवेश किया। केवल 1 वर्ष के बाद लियोनार्डो ने अपने दुष्कर्मों की एक सूची बनाई जिसमें उसे चोर, झूठा, जिद्दी और पेटू कहा गया, क्योंकि उसने कम से कम 5 मौकों पर पैसे और कीमती सामान उड़ा लिए थे और कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च किया था। फिर भी लियोनार्डो ने उनके साथ बहुत विनम्रता से व्यवहार किया और वह अगले 30 वर्षों तक लियोनार्डो के घर में ही रहे। साला ने एंड्रिया साला के नाम से कई पेंटिंग बनाई, लेकिन हालांकि वसारी का दावा है कि लियोनार्डो ने उन्हें पेंटिंग के बारे में कई चीजें सिखाईं, उनके काम को आम तौर पर लियोनार्डो के अन्य कार्यों की तुलना में कम कलात्मक योग्यता वाला माना जाता है। छात्र जैसे मार्को डी गियोनो और बोल्ट्राफियो। 1524 में उनकी मृत्यु के समय सलाई के पास उनके सामान की मरणोपरांत सूची में जोकोंडा नामक एक पेंटिंग थी। इसका मूल्यांकन 505 लियर पर किया गया था, जो एक छोटे पैनल पोर्ट्रेट के लिए असाधारण रूप से उच्च मूल्यांकन था। व्यक्तिगत जीवन।
लियोनार्डो द्वारा नोटबुक और पांडुलिपियों में छोड़े गए हजारों पृष्ठों के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी अपने व्यक्तिगत जीवन का संदर्भ दिया हो। लियोनार्डो के जीवन काल में उनकी आविष्कार की असाधारण शक्तियां, उनकी महान शारीरिक सुंदरता और अनंत अनुग्रह, जैसा कि वसारी द्वारा वर्णित है, और साथ ही उनके जीवन के अन्य सभी पहलुओं ने दूसरों की जिज्ञासा को आकर्षित किया। ऐसा ही एक पहलू जानवरों के प्रति उनका प्रेम था, जिसमें संभवतः शाकाहार और वसारी के अनुसार पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीदने और उन्हें मुक्त करने की आदत शामिल थी। लियोनार्डो के कई मित्र थे जो अब या तो अपने क्षेत्र में या अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए उल्लेखनीय हैं, जिनमें गणितज्ञ लुका पैसियोली भी शामिल हैं, जिनके साथ उन्होंने 1490 के दशक में डिविना प्रोपोरियोन नामक पुस्तक पर सहयोग किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सेसिलिया गैलरानी और दो एस्टे बहनों बीट्राइस और इसाबेला के साथ दोस्ती को छोड़कर लियोनार्डो का महिलाओं के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं था। एक यात्रा के दौरान जो उन्हें मंटुआ से होकर ले गई, उन्होंने इसाबेला का एक चित्र बनाया, जिसका उपयोग एक चित्रित चित्र बनाने के लिए किया गया प्रतीत होता है, जो अब खो गया है। दोस्ती से परे लियोनार्डो ने अपने निजी जीवन को गुप्त रखा। उनकी कामुकता व्यंग्य, विश्लेषण और अटकलों का विषय रही है। यह प्रवृत्ति 16वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई और 19वीं और 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित हुई, विशेष रूप से सिगमंड फ्रायड द्वारा अपनी लियोनार्डो दा विंची ए मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड में। लियोनार्डो के सबसे घनिष्ठ रिश्ते शायद उनके शिष्य सलाओ और मिल्जी के साथ थे। मिल्जी ने लियोनार्डो के भाइयों को उनकी मृत्यु के बारे में सूचित करने के लिए लिखते हुए अपने विद्यार्थियों के लिए लियोनार्डो की भावनाओं को प्रेमपूर्ण और भावुक दोनों बताया। 16वीं शताब्दी से यह दावा किया जाता रहा है कि ये रिश्ते यौन या कामुक प्रकृति के थे। वाल्टर इसाक्सन ने लियोनार्डो की जीवनी में अपनी राय स्पष्ट की है कि सालाओं के साथ संबंध अंतरंग और समलैंगिक थे। लियोनार्डो के जीवन की शुरुआत में 1476 के अदालती रिकॉर्ड, जब वह 24 वर्ष के थे, बताते हैं कि लियोनार्डो और 3 अन्य युवकों पर एक ज्ञात पुरुष वेश्या से जुड़ी एक घटना में लौंडेबाजी का आरोप लगाया गया था। आरोपों को सबूतों की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था और ऐसी अटकलें हैं कि चूंकि आरोपियों में से एक लियोनार्डो डी टोर्नबोनी लोरेंजो डी मेडिसी से संबंधित था, इसलिए परिवार ने बर्खास्तगी को सुरक्षित करने के लिए अपना प्रभाव डाला। उस तिथि के बाद से उनकी अनुमानित समलैंगिकता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और उनकी कला में इसकी भूमिका, विशेष रूप से सेंट जॉन द बैप्टिस्ट और बाचस में प्रकट उभयलिंगी और कामुकता में और कई कामुक चित्रों में अधिक स्पष्ट रूप से। पेंटिंग्स। एक वैज्ञानिक और आविष्कारक के रूप में लियोनार्डो की हालिया जागरूकता और प्रशंसा के बावजूद 400 वर्षों के अधिकांश समय में उनकी प्रसिद्धि एक चित्रकार के रूप में उनकी उपलब्धियों पर टिकी हुई थी। कुछ मुट्ठी भर रचनाएं जो या तो प्रमाणित हैं या उनके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें महान कृतियों में से एक माना गया है। ये पेंटिंग विभिन्न प्रकार के गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका छात्रों द्वारा बहुत अनुकरण किया गया है और पारखी और आलोचकों द्वारा काफी विस्तार से चर्चा की गई है। 1490 के दशक तक लियोनार्डो को पहले से ही एक दिव्य चित्रकार के रूप में वर्णित किया जा चुका था। लियोनार्डो के काम को अद्वितीय बनाने वाले गुणों में पेंट पर लगाने की उनकी नवीन तकनीकें शामिल हैं। शरीर रचना विज्ञान, प्रकाश, वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान का उनका विस्तृत ज्ञान, शारीरिक पहचान में उनकी रुचि और जिस तरह से मनुष्य अभिव्यक्ति और हाव भाव में भावनाओं को दर्ज करते हैं, आलंकारिक रचना में मानव रूप का उनका अभिनव उपयोग और स्वर के सूक्ष्म उन्नयन का उनका उपयोग, ये सभी गुण उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रित कृतियों मोनालिसा, द लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ द रॉक्स में एक साथ आते हैं। अर्ली वर्क्स। लियोनार्डो ने सबसे पहले क्राइस्ट के बपतिस्मा पर अपने काम के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिसे वेरोकियो के साथ मिलकर चित्रित किया गया था।
वेरोकियो की कार्यशाला में उनके समय की 2 अन्य पेंटिंग दिखाई देती हैं, जिनमें से दोनों अनाउंसमेंट हैं। एक छोटा 59 सेंटीमीटर 23 इंच लंबा और 14 सेंटीमीटर 5.5 इंच ऊंचा है। यह एक बड़ी रचना के आधार पर जाने के लिए एक प्रीडेला है, लोरेंजो डी क्रेडी की एक पेंटिंग जिससे यह अलग हो गई है। दूसरा बहुत बड़ा काम है 217 सेंटीमीटर 85 इंच लंबा। दोनों घोषणाओं में लियोनार्डो ने एक औपचारिक व्यवस्था का उपयोग किया, जैसे कि एक ही विषय पर फ्रा एंजेलिको की 2 प्रसिद्ध तस्वीरें। वर्जिन मैरी तस्वीर के दाईं ओर बैठी या घुटने टेक रही थी। प्रोफाइल में एक देवदूत बाईं ओर से आ रहा था, एक समृद्ध लहराते परिधान के साथ, पंख उठाए हुए और एक लिली धारण किए हुए। हालांकि पहले इसका श्रेय घेरालैंडियो को दिया जाता था, लेकिन अब बड़े काम का श्रेय आम तौर पर लियोनार्डो को दिया जाता है। छोटी पेंटिंग में मैरी अपनी आंखें फेर लेती है और अपने हाथों को इस मुद्रा में मोड़ लेती है, जो ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हालांकि बड़े हिस्से में मैरी विनम्र नहीं है। इस अप्रत्याशित संदेशवाहक द्वारा पढ़ने में बाधा डालने वाली लड़की जगह को चिह्नित करने के लिए अपनी बाइबल में एक उंगली डालती है और अभिवादन या आश्चर्य की औपचारिक मुद्रा में अपना हाथ उठाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शांत युवा महिला ईश्वर की माता के रूप में अपनी भूमिका को त्यागपत्र के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करती है। इस पेंटिंग में युवा लियोनार्डो भगवान के अवतार में मानवता की भूमिका को पहचानते हुए वर्जिन मैरी का मानवतावादी चेहरा प्रस्तुत करते हैं। 1480 के दशक की पेंटिंग। 1480 के दशक में लियोनार्डो को 2 बहुत महत्वपूर्ण कमीशन प्राप्त हुए और उन्होंने एक और काम शुरू किया जो रचना के संदर्भ में अभूतपूर्व महत्व का था। 3 में से 2 कभी पूरे नहीं हुए और तीसरे में इतना समय लग गया कि इसे पूरा करने और भुगतान पर लंबी बातचीत चल रही थी। इनमें से एक पेंटिंग सेंट जेरोम इन द वाइल्डरनेस थी, जिसे बोर्टोलन लियोनार्डो के जीवन के कठिन दौर से जोड़ते हैं, जैसा कि उनकी डायरी में प्रमाणित है। मुझे लगा कि मैं जीना सीख रहा था, मैं केवल मरना सीख रहा था। हालांकि पेंटिंग अभी मुश्किल से ही शुरू हुई है, रचना देखी जा सकती है और यह बहुत ही असामान्य है। जेरोम एक पश्चातापकर्ता के रूप में चित्र के मध्य में स्थित है, थोड़ा विकर्ण पर सेट है और ऊपर से कुछ हद तक देखा जाता है। उनका घुटनों के बल बैठने का रूप एक समलंबाकार आकार लेता है, जिसमें उनका एक हाथ पेंटिंग के बाहरी किनारे तक फैला हुआ है और उनकी निगाहें विपरीत दिशा में दिख रही हैं। जे वासरमैन इस पेंटिंग और लियोनार्डो के शारीरिक अध्ययन के बीच संबंध बताते हैं। अग्रभूमि में उसका प्रतीक फैला हुआ है, एक महान शेर जिसका शरीर और पूंछ चित्र स्थान के आधार पर एक दोहरा सर्पिल बनाते हैं। दूसरी उल्लेखनीय विशेषता उबड़-खाबड़ चट्टानों का रेखाचित्र परिदृश्य है, जिसके सामने यह आकृति बनाई गई है। आकृति रचना, परिदृश्य तत्वों और व्यक्तिगत नाटक का साहसी प्रदर्शन महान अधूरी कृति द एडोरेशन ऑफ द मैगी सैन डोनाटो ए स्कोपेटो के भिक्षुओं के एक आयोग में भी दिखाई देता है। यह लगभग 250 x 250 सेंटीमीटर की एक जटिल संरचना है। लियोनार्डो ने कई चित्र और प्रारंभिक अध्ययन किए, जिसमें पृष्ठभूमि का हिस्सा बनी बर्बाद शास्त्रीय वास्तुकला के रैखिक परिप्रेक्ष्य में एक विस्तृत अध्ययन भी शामिल है। 1482 में लुडोविको इल मोरो का पक्ष जीतने के लिए लियोनार्डो लोरेंजो डे मेडिसी के आदेश पर मिलान गए और पेंटिंग को छोड़ दिया गया। इस अवधि का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, जिसे बेदाग गर्भाधान के संघ के लिए मिलान में कमीशन किया गया था। डी प्रेडिस बंधुओं की सहायता से की जाने वाली पेंटिंग को एक बड़े जटिल वेपरपीस को भरना था। लियोनार्डो ने ईसा मसीह के बचपन के एक अप्रामाणिक क्षण को चित्रित करने के लिए चुना, जब शिशु जॉन बैप्टिस्ट एक देवदूत की सुरक्षा में मिस्र की सड़क पर पवित्र परिवार से मिले।
यह पेंटिंग एक अद्भुत सुंदरता को प्रदर्शित करती है, जिसमें गिरती चट्टान और घूमते पानी के जंगली परिदृश्य में शिशु मसीह के चारों ओर सुंदर आकृतियां घुटने टेककर आराधना करती हैं। जबकि पेंटिंग काफी बड़ी है, लगभग 200-120 सेंटीमीटर, यह सैन डोनाटो के भिक्षुओं द्वारा ऑर्डर की गई पेंटिंग जितनी जटिल नहीं है। इसमें लगभग 50 के बजाय केवल 4 आकृतियां हैं और वास्तुशिल्प विवरणों के बजाय एक चट्टानी परिदृश्य है। पेंटिंग अंततः समाप्त हो गई। वास्तव में पेंटिंग के 2 संस्करण समाप्त हो गए थे। एक कॉन्फ्रेटर्निटी के चैपल में रहा, जबकि लियोनार्डो दूसरे को फ्रांस ले गए। हालांकि अगली शताब्दी तक ब्रदर्स को उनकी पेंटिंग नहीं मिली, न ही डी प्रेडिस को उनका भुगतान मिला। लियोनार्डो का इस काल का सबसे उल्लेखनीय चित्र एर्मिन वाली महिला है, जिसे लुडोविको सेफोर्जा की प्रेमिका सेसिलिया गैलरानी सी 1483 से 1490 माना जाता है। पेंटिंग की विशेषता उस आकृति की मुद्रा है, जिसके सिर को धड़ से बहुत अलग कोण पर घुमाया गया है। यह उस समय असामान्य था जब कई चित्र अभी भी प्रोफाइल में कठोरता से थे। एर्मिन स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, या तो सिटर से संबंधित है या लुडोविको से संबंधित है, जो प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द एर्मिन से संबंधित था। 1490 के दशक की पेंटिंग। लियोनार्डो की 1490 के दशक की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर है, जिसे मिलान में कॉन्वेंट ऑफ सांता मारिया डेला ग्राजी के रेफेक्ट्री के लिए बनाया गया था। यह यीशु द्वारा पकड़े जाने और मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ साझा किए गए अंतिम भोजन का प्रतिनिधित्व करता है और उस क्षण को दर्शाता है जब यीशु ने अभी कहा था, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और इस कथन के कारण होने वाली घबराहट को दर्शाता है। लेखक माटेओ बैंडेलो ने लियोनार्डो को काम करते हुए देखा और लिखा कि कुछ दिन वह सुबह से शाम तक बिना खाना खाए पेंटिंग करते थे और फिर एक समय में 3 या 4 दिनों तक पेंटिंग नहीं करते थे। यह कॉन्वेंट के पूर्व लोगों की समझ से परे था, जिन्होंने तब तक उनका पीछा किया जब तक लियोनार्डो ने लुडोविको को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। वासरी का वर्णन है कि कैसे लियोनार्डो ईसा मसीह और गद्दार जुडास के चेहरों को पर्याप्त रूप से चित्रित करने की अपनी क्षमता से परेशान थे। उन्होंने ड्यूक से कहा कि वह पूर्व को अपने मॉडल के रूप में उपयोग करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। पेंटिंग को डिजाइन और चरित्र चित्रण की उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा गया, लेकिन यह तेजी से खराब हो गई, जिससे कि 100 वर्षों के भीतर एक दर्शक ने इसे पूरी तरह से बर्बाद बताया। लियोनार्डो ने फ्रेस्को की विश्वसनीय तकनीक का उपयोग करने के बजाय जमीन पर टेम्पेरा का उपयोग किया था, जो मुख्य रूप से गेसो था, जिसके परिणामस्वरूप सतह फफूंदी और परतदार हो गई थी। इसके बावजूद पेंटिंग कला के सबसे अधिक पुनरुत्पादित कार्यों में से एक बनी हुई है। विभिन्न माध्यमों में अनगिनत प्रतियां बनाई गई हैं। इस अवधि के अंत में 1498 में लियोनार्डो की साला डेले असेकी ट्रोम्पेलोइल सजावट को कैस्टेलो स्फोर्जेस्को में मिलान के ड्यूक के लिए चित्रित किया गया था। 1500 के दशक की पेंटिंग। 1505 में लियोनार्डो को फ्लोरेंस के पलाज़ो वेक्चियो में सलोन देई सिंक्वेसेंटो हॉल ऑफ द 500 में द बैटल ऑफ एंघियारी को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। लियोनार्डो ने एक गतिशील रचना तैयार की जिसमें 1440 में अंघियारी की लड़ाई में एक मानक पर कब्जा करने की लड़ाई में लगे उग्र युद्ध के घोड़ों पर सवार 4 लोगों को दर्शाया गया था। कैसिना की लड़ाई को चित्रित करने के लिए माइकल एंजेलो को विपरीत दीवार सौंपी गई थी। लियोनार्डो की पेंटिंग तेजी से खराब हुई और अब रूबेंस की एक प्रति से जानी जाती है। 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो द्वारा बनाई गई कृतियों में हंसता हुआ मोनालिसा या ला जियोकोंडा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चित्र भी शामिल है। वर्तमान युग में यह यकीनन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। इसकी प्रसिद्धि विशेष रूप से महिला के चेहरे पर मायावी मुस्कान पर टिकी हुई है। इसकी रहस्यमय गुणवत्ता शायद मुंह और आंखों के सूक्ष्म रूप से छायांकित कोनों के कारण है,
जिससे मुस्कान की सटीक प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती है। जिस छायादार गुणवत्ता के लिए यह कार्य प्रसिद्ध है, उसे स्फुमाटो या लियोनार्डो का धुआं कहा जाने लगा। वसारी ने लिखा कि मुस्कान इतनी मनभावन थी कि यह मानव से भी अधिक दिव्य लगती थी, और यह एक अद्भुत बात मानी जाती थी कि यह जीवित मूल की मुस्कान जितनी जीवंत थी। पेंटिंग की अन्य विशेषताएं अलंकृत पोशाक हैं, जिसमें आँखों और हाथों की अन्य विवरणों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नाटकीय परिदृश्य पृष्ठभूमि, जिसमें दुनिया परिवर्तन की स्थिति में प्रतीत होती है। फीका रंग और चित्रकारी तकनीक की बेहद चिकनी प्रकृति टेम्परा की तरह तेलों को नियोजित करती है और सतह पर मिश्रित करती है ताकि ब्रश स्ट्रोक अप्रभेद्य हों। वसारी ने व्यक्त किया कि पेंटिंग की गुणवत्ता सबसे आत्मविश्वासी मास्टर को निराश कर देगी। संरक्षण की सही स्थिति और यह तथ्य कि मरम्मत या ओवर पेंटिंग का कोई संकेत नहीं है, इस तिथि की पैनल पेंटिंग में दुर्लभ है। पेंटिंग वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी में रचना फिर से एक परिदृश्य में आकृतियों के विषय को उठाती है, जिसे वासरमैन लुभावनी सुंदर के रूप में वर्णित करता है और एक तिरछे कोण पर स्थापित आकृति के साथ सेंट जेरोम की याद दिलाता है। जो चीज इस पेंटिंग को असामान्य बनाती है वह यह है कि इसमें दो तिरछी आकृतियां आरोपित हैं। मैरी अपनी मां सेंट एनी के घुटने पर बैठी है। वह ईसा मसीह को रोकने के लिए आगे झुकती है, क्योंकि वह एक मेमने के साथ बेरहमी से खेलता है, जो उसके अपने आसन्न बलिदान का संकेत है। इस पेंटिंग, जिसे कई बार कॉपी किया गया था, ने माइकलएंजेलो, राफेल और एंड्रिया डेल सार्टो को प्रभावित किया और उनके माध्यम से पोंटोर्मो और कोरेगियो को प्रभावित किया। रचना के रुझान को विशेष रूप से वेनिस के चित्रकार टिंटोरेटो और वेरोनीज द्वारा अपनाया गया था। ड्राइंग्स। लियोनार्डो एक प्रखर ड्राफ्ट्समैन थे। उनके पास छोटी छोटी रेखाचित्रों और विस्तृत रेखाचित्रों से भरी पत्रिकाएं होती थीं, जिनमें हर तरह की चीजें दर्ज होती थीं, जो उनका ध्यान खींचती थीं। पत्रिकाओं के साथ साथ पेंटिंग्स के लिए कई अध्ययन मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को विशेष कार्यों जैसे द एडोरेशन ऑफ द मैगी, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स और द लास्ट सपर की तैयारी के रूप में पहचाना जा सकता है। उनका सबसे पहला दिनांकित चित्र अर्नो घाटी का एक लैंडस्केप है, 1473, जो नदी, पहाड़ों, मोंटेलुपो कैसल और उसके पार के खेत को बड़े विस्तार से दिखाता है। उनके प्रसिद्ध चित्रों में विट्रुवियन मैन है, जो मानव शरीर के अनुपात का अध्ययन है। लोवर में द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के लिए द हेड ऑफ एन एंजेल, बेथलेहेम के सितारे का एक वनस्पति अध्ययन, और नेशनल गैलरी, लंदन में सेंट एनी और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के साथ द वर्जिन एंड चाइल्ड का रंगीन कागज पर काले चाक में एक बड़ा चित्र 160 बाय 100 सेंटीमीटर बनाया गया है। यह चित्र मोनालिसा की तरह छायांकन की सूक्ष्म स्फुमाटो तकनीक का उपयोग करता है। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो ने कभी भी इससे कोई पेंटिंग नहीं बनाई। लोवर में सेंट एनी के साथ द वर्जिन एंड चाइल्ड के साथ निकटतम समानता। रुचि के अन्य चित्रों में कई अध्ययन शामिल हैं, जिन्हें आम तौर पर कैरिकेचर कहा जाता है, क्योंकि अतिरंजित होने के बावजूद वे लाइव मॉडल के अवलोकन पर आधारित प्रतीत होते हैं। वसारी बताते हैं कि लियोनार्डो अपने कुछ कार्यों के लिए मॉडल के रूप में उपयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से दिलचस्प चेहरों की तलाश करेंगे। दुर्लभ और बहुप्रशंसित चेहरे की विशेषता, तथाकथित ग्रीसियन प्रोफाइल वाले सुंदर युवा पुरुषों के बारे में कई अध्ययन हैं, जो अक्सर सलाह से जुड़े होते हैं। इन चेहरों की तुलना अक्सर एक योद्धा से की जाती है। सला को अक्सर फैंसी ड्रेस पोशाक में चित्रित किया जाता है। लियोनार्डो को उन प्रतियोगिताओं के लिए सेट डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिनसे ये जुड़े हो सकते हैं। अन्य अक्सर सावधानी पूर्वक बनाए गए चित्र पर्दे के अध्ययन को दर्शाते हैं। लियोनार्डो की चिलमन बनाने की क्षमता में उल्लेखनीय विकास उनके शुरुआती कार्यों में हुआ।
एक और बार बार दोहराया जाने वाला चित्र एक भयानक स्केच है जो 1479 में फ्लोरेंस में लियोनार्डो द्वारा बनाया गया था, जिसमें बर्नार्डो बैरोनसेली के शरीर को दिखाया गया था, जिसे पाजी साजिश में लोरेंजो डी मेडिसी के भाई गिउलियानो की हत्या के सिलसिले में फांसी दी गई थी। अपने नोट्स में लियोनार्डो ने उन वस्त्रों के रंगों को दर्ज किया जो बैरोनसेली ने अपनी मृत्यु के समय पहने हुए थे। दो समकालीन आर्किटेक्ट डोनाटो ब्रामांटे, जिन्होंने बेलवेडियर कोर्टयार्ड को डिजाइन किया था, और एंटोनियो दा सांगालो दी एल्डर की तरह लियोनार्डो ने केंद्रीय रूप से नियोजित चर्चों के लिए डिजाइनों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से कई उनकी पत्रिकाओं में योजनाओं और विचारों दोनों के रूप में दिखाई देते हैं, हालांकि किसी को कभी भी साकार नहीं किया गया था। जर्नल्स एंड नोट्स। पुनर्जागरण मानवतावाद ने विज्ञान और कला के बीच कोई परस्पर अनन्य ध्रुवता को मान्यता नहीं दी, और विज्ञान और इंजीनियरिंग में लियोनार्डो के अध्ययन को कभी-कभी उनके कलात्मक कार्य के समान प्रभावशाली और अभिनव माना जाता है। ये अध्ययन 13,000 पृष्ठों के नोट्स और रेखाचित्रों में दर्ज किए गए थे, जो कला और प्राकृतिक दर्शन, आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत को मिलाते हैं। लियोनार्डो के जीवन और यात्राओं के दौरान इन्हें प्रतिदिन बनाया और बनाए रखा गया, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास की दुनिया का लगातार अवलोकन किया। लियोनार्डो के नोट्स और चित्र रुचियों और व्यस्तताओं की एक विशाल श्रृंखला को प्रदर्शित करते हैं, कुछ किराने के सामान और उन लोगों की सूची के रूप में सांसारिक हैं जिन पर उनसे पैसे बकाया हैं, और कुछ पानी पर चलने के लिए पंखों और जूतों के डिजाइन के रूप में दिलचस्प हैं। इसमें पेंटिंग, विवरण और चिलमन का अध्ययन, चेहरे और भावनाओं का अध्ययन, जानवरों, शिशुओं, विच्छेदन, पौधों के अध्ययन, रॉक संरचनाओं, भंवर, युद्ध मशीनों, उड़ान मशीनों और वास्तुकला के अध्ययन की रचनाएं हैं। ये नोटबुक मूल रूप से विभिन्न प्रकार और आकार के ढीले कागज मास्टर की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर लियोनार्डो के शिष्य और उत्तराधिकारी फ्रांसिस्को मेल्जी को सौंपे गए थे। इन्हें प्रकाशित किया जाना था, जो इसके दायरे और लियोनार्डो के विलक्षण लेखन के कारण अत्यधिक कठिनाई का कार्य था। कला पर एक योजनाबद्ध ग्रंथ के लिए लियोनार्डो के कुछ चित्र एक गुमनाम मिलानी कलाकार द्वारा कॉपी किए गए थे। 1570 में मेल्जी की मृत्यु के बाद संग्रह उनके बेटे वकील ओराजियो के पास चला गया, जिसने शुरू में पत्रिकाओं में बहुत कम रुचि ली। 1587 में लेलियो गावर्डी नाम का एक मेल्जी घरेलू शिक्षक 13 पांडुलिपियों को पीसा ले गया। वहां वास्तुकार गियोवन्नी मैजेंटा ने पांडुलिपियों को अवैध रूप से ले जाने और उन्हें ओरेजियो को वापस करने के लिए गावार्डी को फटकार लगाई। अपने पास ऐसे कई और काम होने के कारण ओरेजियो ने मैजेंटा को वॉल्यूम उपहार में दिए। लियोनार्डो के इन खोए हुए कार्यों की खबर फैल गई और ओराजियो ने 13 पांडुलिपियों में से 7 को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसे उन्होंने 2 खंडों में प्रकाशन के लिए पोम्पेयो लियोनी को दे दिया। इनमें से एक कोडेक्स अटलांटिकस था। अन्य 6 कार्य कुछ अन्य लोगों को वितरित कर दिए गए थे। ओरेजियो की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने लियोनार्डो की बाकी संपत्ति बेच दी और इस तरह उनका फैलाव शुरू हुआ। कुछ कार्यों ने प्रमुख संग्रहों में अपनी जगह बना ली है, जैसे कि विंडसर कैसल में रॉयल लाइब्रेरी, लवर, बिब्लियोटेका नेशनल डी एस्पाना, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय, मिलान में बिब्लियोटेका एम्ब्रोसियाना, जिसमें 12 खंड कोडेक्स अटलांटिकस और है। लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी, जिसने कोडेक्स अरुंडेल, बीएल अरुंडेल MS 263 से चयन ऑनलाइन रखा है। होलखम हॉल, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और जॉन निकोलस ब्राउन आय और रॉबर्ट लेहमैन के निजी हाथों में भी काम किया गया है। कोडेक्स लीसेस्टर लियोनार्डो का एकमात्र निजी स्वामित्व वाला प्रमुख वैज्ञानिक कार्य है। इसका स्वामित्व बिल गेट्स के पास है और इसे साल में एक बार दुनिया भर के विभिन्न शहरों में प्रदर्शित किया जाता है। लियोनार्डो के अधिकांश लेखन दर्पणछवि कर्सिव में हैं। चूंकि लियोनार्डो अपने बाएं हाथ से लिखते थे, इसलिए उनके लिए दाएं से बाएं लिखना शायद आसान था।
लियोनार्डो ने विभिन्न प्रकार के शॉर्टहैंड और प्रतीकों का उपयोग किया और अपने नोट्स में कहा कि उनका इरादा उन्हें प्रकाशन के लिए तैयार करने का था। कई मामलों में एक ही विषय को एक ही शीट पर शब्दों और चित्रों दोनों में विस्तार से शामिल किया गया है। साथ ही ऐसी जानकारी भी दी गई है जो पृष्ठों को क्रम से प्रकाशित किए जाने पर नष्ट नहीं होगी। लियोनार्डो के जीवन काल के दौरान उन्हें प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, यह अज्ञात है। साइंस एंड इन्वेंशंस। विज्ञान के प्रति लियोनार्डो का दृष्टिकोण अवलोकनात्मक था। उन्होंने किसी घटना का अत्यंत विस्तार से वर्णन और चित्रण करके उसे समझने की कोशिश की और प्रयोगों या सैद्धांतिक व्याख्या पर जोर नहीं दिया। चूंकि उनके पास लैटिन और गणित की औपचारिक शिक्षा का अभाव था, इसलिए समकालीन विद्वानों ने वैज्ञानिक लियोनार्डो को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया, हालांकि उन्होंने खुद लैटिन भाषा सीखी थी। कई क्षेत्रों में उनकी गहरी टिप्पणियां नोट की गईं, जैसे कि जब उन्होंने लिखा था इल सोल नॉन सी मू, सूर्य नहीं चलता। 1490 के दशक में उन्होंने लुका पैसियोली के अधीन गणित का अध्ययन किया और 1509 में प्रकाशित पैसियोली की पुस्तक डिविना प्रोपोरियो के लिए प्लेटों के रूप में उकेरे जाने वाले कंकाल के रूप में नियमित ठोस पदार्थों के चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। मिलान में रहते हुए उन्होंने प्रकाश का अध्ययन किया। मोंटे रोजा का शिखर। जीवाश्मों पर उनकी नोटबुक में वैज्ञानिक लेखन को प्रारंभिक जीवाश्म विज्ञान पर प्रभावशाली माना गया है। उनकी पत्रिकाओं की सामग्री से पता चलता है कि वह विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की एक श्रृंखला की योजना बना रहे थे। कहा जाता है कि 1517 में कार्डिनल लुइस डी अरागोन के सचिव की यात्रा के दौरान शरीर रचना पर एक सुसंगत ग्रंथ देखा गया था। शरीर रचना, प्रकाश और परिदृश्य के अध्ययन पर उनके काम के पहलुओं को मिल्जी द्वारा प्रकाशन के लिए इकट्ठा किया गया था और अंततः प्रकाशित किया गया था 1651 में फ्रांस और इटली में और 1724 में जर्मनी में चित्रकला पर एक ग्रंथ के रूप में शास्त्रीय चित्रकार निकोलस पॉसिन के चित्रों पर आधारित उत्कीर्णन के साथ। अरासे के अनुसार यह ग्रंथ, जो फ्रांस में 50 वर्षों में 62 संस्करणों में चला गया, ने लियोनार्डो को कला पर फ्रांसीसी अकादमिक विचार के अग्रदूत के रूप में देखा। जबकि लियोनार्डो के प्रयोग ने वैज्ञानिक तरीकों का पालन किया, फ्रिट्जॉफ कैप्रा द्वारा एक वैज्ञानिक के रूप में लियोनार्डो के हालिया और विस्तृत विश्लेषण का तर्क है कि लियोनार्डो गैलीलियो, न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों से मौलिक रूप से अलग तरह के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पुनर्जागरण पुरुष के रूप में उनका अनुसरण किया था। उनके सिद्धांत और परिकल्पना ने कला और विशेष रूप से चित्रकला को एकीकृत किया। शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान। लियोनार्डो ने वेरोकियो की प्रशिक्षुता के तहत मानव शरीर की शारीरिक रचना में अपना अध्ययन शुरू किया, जिन्होंने मांग की कि उनके छात्र इस विषय का गहरा ज्ञान विकसित करें। एक कलाकार के रूप में वह जल्द ही स्थलाकृतिक शरीर रचना विज्ञान में निपुण हो गए। उन्होंने मांसपेशियों, टेंडन और अन्य दृश्य शारीरिक विशेषताओं के कई अध्ययन किए। एक सफल कलाकार के रूप में लियोनार्डो को फ्लोरेंस में सांता मारिया नुओवा के अस्पताल और बाद में मिलान और रोम के अस्पतालों में मानव शवों को विच्छेदन करने की अनुमति दी गई थी। 1510 से 1511 तक उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय में एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर मार्केंटोनियो डेला टोरे के साथ अपने अध्ययन में सहयोग किया। लियोनार्डो ने 240 से अधिक विस्तृत चित्र बनाए और शरीर रचना विज्ञान पर एक ग्रंथ के लिए लगभग 13,000 शब्द लिखे। पेंटिंग पर लियोनार्डो के ग्रंथ में शरीर रचना विज्ञान पर केवल थोड़ी मात्रा में सामग्री प्रकाशित की गई थी। जिस समय मिल्जी प्रकाशन के लिए सामग्री को अध्यायों में बांट रहे थे, उस दौरान वसारी, सेलिनी और अल्ब्रेक्ट ड्यूरर सहित कई शरीर रचना विज्ञानियों और कलाकारों ने उनकी जांच की, जिन्होंने उनसे कई चित्र बनाए। लियोनार्डो के शारीरिक चित्रों में मानव कंकाल और उसके हिस्सों, मांसपेशियों और नसों के कई अध्ययन शामिल हैं।
उन्होंने कंकाल के यांत्रिक कार्यों और उस पर लागू होने वाली मांसपेशियों की ताकतों का इस तरह से अध्ययन किया जैसे कि बायोमैकेनिक्स के आधुनिक विज्ञान की रूपरेखा तैयार की गई हो। उन्होंने हृदय और नाड़ी तंत्र, यौन अंगों और अन्य आंतरिक अंगों का चित्र बनाया, जो गर्भाशय में भ्रूण के पहले वैज्ञानिक चित्रों में से एक था। चित्र और अंकन अपने समय से बहुत आगे हैं और यदि प्रकाशित होते तो निस्संदेह चिकित्सा विज्ञान में एक बड़ा योगदान होता। लियोनार्डो ने शरीर विज्ञान पर उम्र और मानवीय भावनाओं के प्रभावों को भी बारीकी से देखा और दर्ज किया, विशेष रूप से क्रोध के प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने कई आकृतियां बनाईं जिनके चेहरे पर महत्वपूर्ण विकृति या बीमारी के लक्षण थे। लियोनार्डो ने कई जानवरों की शारीरिक रचना का भी अध्ययन किया और उनके चित्र बनाए, गायों, पक्षियों, बंदरों, भालुओं और मेंढकों का विच्छेदन किया और अपने चित्रों में उनकी शारीरिक संरचना की तुलना मनुष्यों से की। उन्होंने घोड़ों पर भी कई अध्ययन किए। लियोनार्डो के विच्छेदन और मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और वाहिकाओं के दस्तावेजीकरण ने शरीर विज्ञान और गति के यांत्रिकी का वर्णन करने में मदद की। उन्होंने भावनाओं के स्रोत और उनकी अभिव्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया। उन्हें शारीरिक हास्य की प्रचलित प्रणाली और सिद्धांतों को शामिल करना मुश्किल लगा, लेकिन अंततः उन्होंने शारीरिक कार्यों की इन शारीरिक व्याख्याओं को छोड़ दिया। उन्होंने अवलोकन किया कि हास्य मस्तिष्क स्थानों या निलय में स्थित नहीं थे। उन्होंने प्रलेखित किया कि हास्य हृदय या यकृत में निहित नहीं थे और यह हृदय ही था जो संचार प्रणाली को परिभाषित करता था। वह एथेरोस्क्लेरोसिस और लीवर सिरोसिस को परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने पिघले हुए मोम का उपयोग करके सेरेब्रल वेंट्रिकल के मॉडल बनाए और प्रवाह पैटर्न को देखने के लिए पानी और घास के बीज का उपयोग करके महाधमनी वाल्व के माध्यम से रक्त के परिसंचरण का निरीक्षण करने के लिए एक ग्लास महाधमनी का निर्माण किया। इंजीनियरिंग और आविष्कार। अपने जीवन काल के दौरान लियोनार्डो को एक इंजीनियर के रूप में भी महत्व दिया गया था। उसी तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ जिसने उन्हें मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करने और शरीर रचना विज्ञान की जांच करने के लिए प्रेरित किया, लियोनार्डो ने कई मशीनों और उपकरणों का अध्ययन और डिजाइन किया। उन्होंने अद्वितीय महारत के साथ उनके एनाटॉमी को चित्रित किया और आंतरिक घटकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक परिपूर्ण विस्फोटित दृश्य तकनीक सहित आधुनिक तकनीकी ड्राइंग का पहला रूप तैयार किया। उनके कोडिस में एकत्रित अध्ययन और परियोजनाएं 5000 से अधिक पृष्ठों में भरी हुई हैं। 1482 में मिलान के स्वामी लुडोविको इल मोरो को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि वह शहर की सुरक्षा और घेराबंदी दोनों के लिए सभी प्रकार की मशीनें बना सकते हैं। जब वह 1499 में मिलान से वेनिस भाग गए तो उन्हें एक इंजीनियर के रूप में रोजगार मिला और शहर को हमले से बचाने के लिए चलने योग्य बैरिकेड्स की एक प्रणाली तैयार की। 1502 में उन्होंने अर्नो नदी के प्रवाह को मोड़ने की योजना बनाई। इस परियोजना पर निकोलो मैकियावेली ने भी काम किया। लुई 12 की कंपनी में रहते हुए उन्होंने लोम्बार्डी के मैदानों के नहरीकरण पर विचार करना जारी रखा और फ्रांसिस प्रथम की कंपनी में लॉयर और उसकी सहायक नदियों के नहरीकरण पर। लियोनार्डो की पत्रिकाओं में बड़ी संख्या में आविष्कार शामिल हैं, दोनों व्यावहारिक और अव्यवहारिक। उनमें संगीत वाद्य यंत्र, एक यांत्रिक शूरवीर, हाइड्रोलिक पंप, प्रतिवर्ती क्रैंक तंत्र, फिनयुक्त मोर्टार गोले और एक भाप तोप शामिल हैं। लियोनार्डो अपने जीवन के अधिकांश समय में उड़ान की घटना से आकर्षित रहे। उन्होंने कई अध्ययन किए जिनमें पक्षियों की उड़ान पर कोडेक्स C 1505 शामिल है। साथ ही उन्होंने कई उड़ान मशीनों की योजना भी बनाई, जैसे फ्लैपिंग ऑर्निथॉप्टर और एक मशीन पेचदार रोटर। 2003 में ब्रिटिश टेलीविजन स्टेशन चैनल 4 की एक डॉक्यूमेंट्री में, जिसका शीर्षक लियोनार्डो की ड्रीम मशीन्स था, लियोनार्डो द्वारा पैराशूट और एक विशाल क्रॉसबो जैसे विभिन्न डिजाइनों की व्याख्या और निर्माण किया गया था। उनमें से कुछ डिजाइन सफल साबित हुए,
जबकि अन्य ने परीक्षण के दौरान कम अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह इंजीनियरों की एक टीम ने 2009 की अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला डूइंग दा विंची में लियोनार्डो द्वारा डिजाइन की गई 10 मशीनें बनाईं, जिनमें एक लड़ाकू वाहन और एक स्वचालित गाड़ी शामिल थी। मार्क वैन डेन ब्रोक द्वारा किए गए शोध से 100 से अधिक आविष्कारों के पुराने प्रोटोटाइप का पता चला, जिनका श्रेय लियोनार्डो को दिया जाता है। मध्य युग और प्राचीन ग्रीस और रोम, चीनी और फारसी साम्राज्यों और मिस्र से लियोनार्डो के चित्रों और रेखाचित्रों के बीच समानताएं बताती हैं कि लियोनार्डो के आविष्कारों के एक बड़े हिस्से की कल्पना उनके जीवनकाल से पहले की गई थी। लियोनार्डो का नवाचार मौजूदा ड्राफ्ट से विभिन्न कार्यों को संयोजित करना और उन्हें ऐसे दृश्यों में सेट करना था जो उनकी उपयोगिता को दर्शाते हों। तकनीकी आविष्कारों का पुनर्गठन करके उन्होंने कुछ नया बनाया। अपनी नोटबुक में लियोनार्डो ने पहली बार 1493 में फिसलने वाले घर्षण के नियमों को बताया था। घर्षण की जांच के लिए उनकी प्रेरणा आंशिक रूप से सतत गति के उनके अध्ययन से मिली, जिसके बारे में उन्होंने सही निष्कर्ष निकाला कि यह संभव नहीं था। उनके परिणाम कभी प्रकाशित नहीं हुए और 1699 तक गिलाउम अमोंटोस द्वारा घर्षण कानूनों की दोबारा खोज नहीं की गई, जिनके नाम के साथ वे अब आम तौर पर जुड़े हुए हैं। इस योगदान के लिए लियोनार्डो को डंकन डाउसन द्वारा 23 मैन ऑफ ट्राइबोलॉजी में से पहले व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। लेगेसी। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं था, कई इतिहासकार और विद्वान लियोनार्डो को सार्वभौमिक प्रतिभा या पुनर्जागरण पुरुष का प्रमुख उदाहरण मानते हैं, जो अद्वितीय जिज्ञासा और उत्साही आविष्कारशील कल्पना के व्यक्ति थे। उन्हें अब तक के सबसे विविध प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। कला इतिहासकार हेलेन गार्डनर के अनुसार उनकी रुचियों का दायरा और गहराई दर्ज इतिहास में मिसाल के बिना थी और उनका दिमाग और व्यक्तित्व हमें अलौकिक लगते हैं, जबकि वह व्यक्ति स्वयं रहस्यमय और दूरस्थ थे। विद्वान दुनिया के बारे में उनके दृष्टिकोण की व्याख्या तर्क पर आधारित बताते हैं, हालांकि उन्होंने जिन अनुभवजन्य तरीकों का इस्तेमाल किया वह उनके समय के लिए अपरंपरागत थे। अपने जीवन काल में ही लियोनार्डो की प्रसिद्धि इतनी थी कि फ्रांस के राजा उन्हें एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गए और दावा किया गया कि उन्होंने बुढ़ापे में उनका साथ दिया और मरने के बाद उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। लियोनार्डो और उनके काम में रुचि कभी कम नहीं हुई। उनकी सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों को देखने के लिए भीड़ अभी भी कतार में है। टी शर्ट पर अभी भी उनकी सबसे प्रसिद्ध ड्राइंग अंकित है और लेखक उनके निजी जीवन के बारे में अटकलें लगाते हुए उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित करना जारी रखते हैं। साथ ही इस बारे में भी अनुमान लगाते हैं कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में किस पर विश्वास करता है। लियोनार्डो को चित्रकारों, आलोचकों और इतिहासकारों से जो निरंतर प्रशंसा मिली वह कई अन्य लिखित श्रद्धांजलियों में परिलक्षित होती है। इल कॉर्टेगियानो द कोर्टियर के लेखक बाल्डासारे कास्टिग्लियोन ने 1528 में लिखा था, इस दुनिया के महानतम चित्रकारों में से एक और इस कला को तुच्छ समझते हैं जिसमें वह अद्वितीय हैं। जबकि जीवनी लेखक के रूप में जाना जाता है, एनोनिमो गैडियानो ने लिखा, सी 1540 उनकी प्रतिभा इतनी दुर्लभ और सार्वभौमिक थी कि यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ने उनकी ओर से चमत्कार किया। वसारी अपने लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट्स 1568 में लियोनार्डो पर अपना अध्याय खोलते हैं। घटनाओं के सामान्य क्रम में कई पुरुष और महिलाएं उल्लेखनीय प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रकृति से परे जाकर एक अकेले व्यक्ति को स्वर्ग द्वारा इतनी प्रचुर मात्रा में सुंदरता, अनुग्रह और प्रतिभा से संपन्न किया जाता है कि वह अन्य लोगों को बहुत पीछे छोड़ देता है। उसके सभी कार्य प्रेरित लगते हैं और वास्तव में वह जो कुछ भी करता है वह स्पष्ट रूप से ईश्वर से आता है। मानव कौशल की तुलना में
हर किसी ने स्वीकार किया कि उत्कृष्ट शारीरिक सुंदरता के कलाकार लियोनार्डो दा विंची के बारे में यह सच है, जो अपने हर काम में असीम कृपा प्रदर्शित करते थे और जिन्होंने अपनी प्रतिभा को इतनी शानदार ढंग से विकसित किया कि उन्होंने जिन सभी समस्याओं का अध्ययन किया वे आसानी से हल हो गईं। 19वीं शताब्दी लियोनार्डो की प्रतिभा के लिए एक विशेष प्रशंसा लेकर आई, जिसके कारण हेनरी फुसेली ने 1801 में लिखा, आधुनिक कला की शुरुआत ऐसी ही थी जब लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे वैभव के साथ सामने आए जिसने पूर्व उत्कृष्टता को दूर कर दिया, सभी तत्वों से बना जो इसे बनाते हैं, प्रतिभा का सार। यह ए रियो द्वारा प्रतिध्वनित है, जिन्होंने 1861 में लिखा था, वह अपनी प्रतिभा की ताकत और बड़प्पन के माध्यम से अन्य सभी कलाकारों से ऊपर उठे। 19वीं सदी तक लियोनार्डो की नोटबुक्स के साथ साथ उनकी पेंटिंग्स का दायरा भी ज्ञात हो गया था। हिप्पोलाइट टैन ने 1866 में लिखा था, दुनिया में किसी अन्य प्रतिभा का उदाहरण नहीं हो सकता है जो इतना सार्वभौमिक हो, इतना पूरा करने में असमर्थ हो, अनंत के लिए इतनी लालसा से भरा हो, इतना स्वाभाविक रूप से परिष्कृत हो, अपनी सदी और अगली शताब्दियों से इतना आगे हो। कला इतिहासकार बर्नार्ड बेरेंसन ने 1896 में लिखा, लियोनार्डो एक ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में यह बिल्कुल शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं जिसे उन्होंने छुआ लेकिन शाश्वत सुंदरता की चीज में बदल गया। चाहे वह खोपड़ी का क्रॉस सेक्शन हो, घास की संरचना हो या मांसपेशियों का अध्ययन हो, उन्होंने रेखा और प्रकाश और छाया के लिए अपनी भावना के साथ इसे हमेशा के लिए जीवन संचारी मूल्यों में बदल दिया। लियोनार्डो की प्रतिभा में रुचि निरंतर जारी रही है। विशेषज्ञ उनके लेखन का अध्ययन और अनुवाद करते हैं, वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके उनके चित्रों का विश्लेषण करते हैं, गुणों पर बहस करते हैं और उन कार्यों की खोज करते हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं लेकिन कभी नहीं मिले। लियाना बर्तोलोन ने 1967 में लिखते हुए कहा, रुचियों की बहुलता के कारण जिसने उन्हें ज्ञान के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल सही, लियोनार्डो को सर्वोत्कृष्ट सार्वभौमिक प्रतिभा माना जा सकता है और उस शब्द में निहित सभी परेशान करने वाले अर्थों के साथ। आज मनुष्य किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने आने पर उतना ही असहज है जितना 16वीं शताब्दी में था। 5 शताब्दियां बीत गईं, फिर भी हम अभी भी लियोनार्डो को विस्मय की दृष्टि से देखते हैं। विंसियाना की एल्मर बेल्ट लाइब्रेरी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में एक विशेष संग्रह है। 21वीं सदी के लेखक वाल्टर इसाक्सन ने लियोनार्डो की अपनी अधिकांश जीवनी को हजारों नोटबुक प्रविष्टियों पर आधारित किया, जिसमें उस व्यक्ति के व्यक्तिगत नोट्स, रेखाचित्र, बजट नोटेशन और विचारों का अध्ययन किया गया, जिसे वह सबसे महान नवप्रवर्तकों में से एक मानते हैं। इसाक्सन लियोनार्डो की असीमित जिज्ञासा और रचनात्मक प्रतिभा के अलावा उसके मजेदार, आनंदमय पक्ष की खोज करके आश्चर्यचकित थे। लियोनार्डो की मृत्यु की 500वीं वर्षगांठ पर पेरिस में लोवर ने नवंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच लियोनार्डो नामक उनके काम की अब तक की सबसे बड़ी एकल प्रदर्शनी की व्यवस्था की। प्रदर्शनी में 100 से अधिक पेंटिंग, चित्र और नोटबुक शामिल हैं। लियोनार्डो द्वारा अपने जीवन काल में पूरी की गई 11 पेंटिंग शामिल थीं। इनमें से 5 लोवर के स्वामित्व में हैं, लेकिन मोनालिसा को शामिल नहीं किया गया क्योंकि लोवर के सामान्य आगंतुकों के बीच इसकी बहुत अधिक मांग है। यह अपनी गैलरी में प्रदर्शित रहता है। हालांकि विट्रुवियन मैन वेनिस में अपने मालिक गैलरी डेलएकेडेमिया के साथ कानूनी लड़ाई के बाद प्रदर्शन पर है। साल्वेटर मुंडी को भी शामिल नहीं किया गया क्योंकि इसके सऊदी मालिक काम को पट्टे पर देने के लिए सहमत नहीं थे। मोनालिसा, जिसे लियोनार्डो की महान कृति माना जाता है, अक्सर अब तक का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। द लास्ट सपर अब तक की सबसे अधिक पुनरुत्पादित धार्मिक पेंटिंग है और लियोनार्डो की विट्रुवियन मैन ड्राइंग को एक सांस्कृतिक प्रतीक भी माना जाता है।
एलेसेंड्रो वेजोसी और एग्नेस सबातो द्वारा लियोनार्डो की आनुवंशिक वंशावली का 1 दशक से अधिक समय तक किया गया विश्लेषण 2021 के मध्य में निष्कर्ष पर आया। यह निर्धारित किया गया कि कलाकार के 14 जीवित पुरुष रिश्तेदार हैं। यह कार्य लियोनार्डो के माने जाने वाले अवशेषों की प्रामाणिकता निर्धारित करने में भी मदद कर सकता है। अवशेषों का स्थान। जबकि लियोनार्डो को निश्चित रूप से 12 अगस्त 1519 में शैटो डी अम्बोइस के सेंट फ्लोरेंटिन के कॉलेजिएट चर्च में दफनाया गया था, उनके अवशेषों का वर्तमान स्थान स्पष्ट नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चैटो डी अम्बोइस का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण 1802 में चर्च को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रक्रिया में कुछ कब्रें नष्ट हो गईं, जिससे वहां दबी हुई हड्डियां बिखर गईं और इस तरह उनका ठिकाना गायब हो गया। लियोनार्डो के अवशेष विवाद का विषय, किसी माली ने आंगन के कोने में कुछ गाड़ भी दिया होगा। 1863 में ललित कला महानिरीक्षक आर्सेन हाउसे को इस स्थल की खुदाई करने के लिए एक शाही आयोग मिला और उन्होंने आंशिक रूप से पूर्ण कंकाल की खोज की, जिसमें एक उंगली पर कांस्य की अंगूठी, सफेद बाल और पत्थर के टुकड़े थे जिन पर EOAR लिखे हुए थे। 10 और विंक की व्याख्या लियोनार्डस विंची के रूप में की गई। खोपड़ी के 8 दांत लगभग उसी उम्र के किसी व्यक्ति से मेल खाते हैं और हड्डियों के पास पाई गई एक चांदी की ढाल एक दाढ़ी रहित फ्रांसिस प्रथम को दर्शाती है, जो फ्रांस में लियोनार्डो के समय के राजा की उपस्थिति के अनुरूप है। हौसाए ने माना कि असामान्य रूप से बड़ी खोपड़ी लियोनार्डो की बुद्धिमत्ता का सूचक थी। लेखक चार्ल्स निकोल ने इसे संदिग्ध फ्रेनोलॉजिकल डिडक्शन के रूप में वर्णित किया है। उसी समय हाउसाए ने अपने अवलोकनों में कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि पैर ऊंची वेदी की ओर मुड़े हुए थे। यह प्रथा आम तौर पर आम लोगों के लिए आरक्षित थी और 1.73 मीटर 5.7 फीट का कंकाल बहुत छोटा लग रहा था। कला इतिहासकार मैरी मार्गरेट हेटन ने 1874 में लिखा था कि ऊंचाई लियोनार्डो के लिए उपयुक्त होगी। खोपड़ी को कथित तौर पर नेपोलियन III को प्रस्तुत किया गया था, जिसे चैटो डी अम्बोइस में लौटाया गया था, जहां उन्हें 1874 में सेंट ह्यूबर्ट के चैपल में फिर से दफनाया गया था। कब्र के ऊपर एक पट्टिका बताती है कि यह ऐसा माना जाता है कि सामग्री केवल लियोनार्डो की है। तब से यह सिद्धांत दिया गया है कि कंकाल के दाहिने हाथ का सिर के ऊपर मुड़ना लियोनार्डो के दाहिने हाथ के पक्षाघात के अनुरूप हो सकता है। 2016 में यह घोषणा की गई थी कि आरोप सही है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए DNA परीक्षण आयोजित किया जाएगा। अवशेषों के DNA की तुलना लियोनार्डो के काम और उनके सौतेले भाई डोमेनिको के वंशजों से एकत्र किए गए नमूनों से की जाएगी। इसे अनुक्रमित भी किया जा सकता है। 2019 में दस्तावेज प्रकाशित हुए थे जिसमें खुलासा हुआ था कि हाउसे ने अंगूठी और बालों का एक गुच्छा रखा था। 1925 में उनके परपोते ने इन्हें एक अमेरिकी संग्रहकर्ता को बेच दिया। 60 साल बाद एक अन्य अमेरिकी ने उन्हें हासिल कर लिया, जिसके कारण उन्हें कलाकार की मृत्यु की 500वीं वर्षगांठ पर 2 मई 2019 से विंची के लियोनार्डो संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया।